गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं शुभ्रा पांडे आप सबके सामने विज्ञान की पाठशाला का लेक्चर नंबर 3 लेकर आई हूँ। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बहुत छोटी बट बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ। बच्चों, हम किसी भी क्लास की बात करें या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की या फिर लाइफ में किसी भी चीज़ की, अगर आप किसी कक्षा में हैं और आप परीक्षा देते हैं, सारे बच्चों के लिए सिलेबस एक सा होता है। कुछ बच्चे लेकिन अच्छा परफॉर्म करते हैं और कुछ थोड़ा कम अच्छा। क्या फ़र्क है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम सब पढ़ते तो एक ही चीज़ है, लेकिन हमारे पढ़ने के तरीक़ों में भिन्नता होती है। तो आप क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, ये चीज़ आपको औरों से अलग और आगे ले जाती है। बच्चों, समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, अपने जीवन में अपने लक्ष्य हासिल करने हैं, तो आपको वक्त के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना पड़ेगा और उसी तेज़ी से खुद में बदलाव लाने पड़ेंगे। चलिए टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक, जैसे कि आप समझ रहे होंगे, आपको कुछ प्लैनेट्स दिख रहे हैं। मैंने सोलर सिस्टम लिया है आज के टॉपिक को। ये बहुत ही कॉमन, इंटरेस्टिंग बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं कि कॉमन है तो कॉमन, बट डिफरेंस क्या है। आज हम इस कॉमन टॉपिक को बहुत ही अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं एंड आई होप कि आपको अच्छा भी लगे। और मेरा उद्देश्य है कि आप में जिज्ञासा जागे, क्योंकि आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट्स ये कभी काफ़ी नहीं होंगे मेरे आपको पढ़ाने के लिए या आपके खुद पढ़ने के लिए। मेरा उद्देश्य है कि आप इन वीडियोस को देखकर प्रश्न पूछने की आदत डालें, सोचने की आदत डालें, क्योंकि आप प्रश्न पूछेंगे तभी उत्तर आएंगे और उन उत्तरों में भी आपको प्रश्न मिलेंगे और इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि सोलर सिस्टम, जिसको कि हम स्टडी करते हैं, जब हम प्लैनेट्स, ग्रहों की, नक्षत्रों की, ब्रह्मांड की स्टडी करते हैं, उसको हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, मैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपको ये चीज़ें समझाने वाली हूँ। जैसे ये आग का जलता हुआ गोला आप चित्र में देख रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर आप देख सकते हैं आग का जलता हुआ गोला। उसके बाद नंबर से कुछ ग्रह आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए सूर्य, जिसको हमने लाल कलर से जलते हुए गोले से दिखाया हुआ है। उसके ठीक बाद मर्क्यूरी, जिसको कि हम बुध ग्रह बोलते हैं। उसके बाद वीनस, जिसको हम शुक्र ग्रह बोलते हैं। उसके बाद ब्लू कलर का आपको अर्थ दिखेगा, जिससे लगा हुआ आपको चंद्रमा नजर आएगा। ठीक है, एम वी ई फॉर अर्थ, देन अगेन एम फॉर मार्स, जिसको कि हम मंगल बोलते हैं, आपको लाल कलर का दिखाया गया है। इसके बाद आपको एक बहुत बड़ा ग्रह दिख रहा है, जिसको कि ऑरेंजिश कलर में शो किया गया है इस चित्र में। यह है बृहस्पति, जिसको हम जुपिटर कहते हैं। ठीक है, जुपिटर के ठीक बाद आप देख रहे हैं रिंग के साथ एक ग्रह दिखाया हुआ है, जो कि है सैटर्न, शनि। उसके बाद आइए, आपको एक ग्रह और नजर आएगा और वो है यूरेनस। एंड आखिर में आपको ब्लू कलर का एक ग्रह दिख रहा है, जो कि है नेपच्यून। ठीक, ये तो रही कि कौन कौन से ग्रह हैं। चलिए अब ये भी देख सकते हैं चित्र में। अभी हम इसको और अच्छे से समझेंगे, प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। बहुत कंफ्यूजिंग से वर्ड हैं ये दोनों। अलग अलग आप सुनेंगे तो शायद आप बड़ी आसानी से जवाब दे दें, लेकिन अगर हम इनको साथ में पढ़ें, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी मीन्स ज्योतिष शास्त्र और एस्ट्रोनॉमी मीन्स खगोल शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र एक वो विज्ञान जिसको अभी तक हर मायने में वैज्ञानिक दृष्टि से पूर्णतः मान्यता नहीं मिली, जबकि एस्ट्रोलॉजी मीन्स ज्योतिष शास्त्र भी ग्रह और नक्षत्रों की स्टडी को ही कहा जाता है। और एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्लैनेट्स, इट्स रोटेशन, स्टडी ऑफ इट्स फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज विद रेस्पेक्ट टू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। मतलब आप जब एस्ट्रोनॉमी बोल रहे हो, मीन्स आप खगोल शास्त्र कह रहे हो, तो हम बात करेंगे ग्रहों की स्थिति की, ग्रहों की पूरी स्टडी की जाती है इसमें, उनकी केमिस्ट्री की, उनके रसायन की, किस किस चीज़ से वो मिलकर बने हैं, उनका साइज क्या है, उनकी फिजिक्स की स्टडी, सारे मैथमेटिकल, उनके गणितीय कैलकुलेशंस की जाती हैं। तब हम उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, मीन्स खगोल शास्त्र। और एस्ट्रोलॉजी मीन्स ज्योतिष शास्त्र, जो कि एक काल्पनिक स्थिति ग्रहों की, कि वो हमारी पृथ्वी पर उपस्थित हर चीज़ पर क्या प्रभाव डाल रही है। तो ये तो हुआ डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन कॉस्मोलॉजी
एंड प्लैनेटोलॉजी। अब देखिए जरा एक वर्ड देखिए, कॉस्मोलॉजी। बच्चों ध्यान रखिएगा, जहां भी कॉस्मो वर्ड आता है, कॉस्मिक मीन्स ये रिलेटेड होता है ब्रह्मांड से। तो कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉस्मिक थिंग्स, मीन्स ब्रह्मांड की हम स्टडी कर रहे हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई वो आप जानना चाहोगे तो वो कॉस्मोलॉजी कहलाती है, ब्रह्मांड विज्ञान। प्लैनेटोलॉजी मीन्स ग्रह शास्त्र, ग्रहों की स्टडी मीन्स ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन कौन से ग्रह होते हैं, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई। डिफरेंस याद रखिएगा, कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड की उत्पत्ति मीन्स, जैसे आपको पता ही होगा कि जब हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा एक स्टडी एक थ्योरी जिसको एक्सेप्ट किया जाता है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग मतलब एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उसमें सूर्य और भिन्न भिन्न ग्रह जो कि अलग अलग एक कक्षाओं में रोटेट करने लगे, घूमने लगे सूर्य के चारों तरफ अपनी फिक्स्ड कक्षाओं में, ऑर्बिट्स में। तो कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड की स्टडी और प्लैनेटोलॉजी ग्रहों की स्टडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन अ स्टार एंड अ प्लैनेट। जब आप सौर विज्ञान पढ़ते हो, सोलर सिस्टम की स्टडी करते हो, सौर मंडल आप पढ़ते हो, तो बहुत सारे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, तो हमको बहुत क्लियर डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि स्टार और प्लैनेट में क्या डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस ये है कि एक स्टार, जैसे कि हम सब जानते हैं सूर्य भी एक स्टार है, एक तारा है, और इसके पास खुद की ऊर्जा होती है, क्योंकि इनके अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हो रही हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन मीन्स नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन एक फ्यूल, ईंधन की तरह काम करता है, वो निरंतर जलता रहता है और उससे ऊर्जा और हीट, ऊष्मा, प्रकाश, ये सब उत्पन्न हो रहा है। तो एक स्टार क्या होगा, जिसमें कंटिन्यूसली नाभिकीय संलयन होता रहेगा। प्लैनेट में खुद की कोई ऊर्जा नहीं है, ना ही प्रकाश ना ही ऊष्मा। ये किससे लेते हैं ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश? ये सब स्टार से लेते हैं। तो हमारी अर्थ पर ऐसा कौन सा स्टार है जिससे हमारी पृथ्वी पर प्रकाश और हीट पहुंचती है? सूर्य। ठीक है, ये तो दूसरी चीज। प्लैनेट्स अब सूर्य के चारों तरफ एक कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जबकि स्टार अपनी जगह पर स्थिर होते हैं। ठीक है, ये दो ऐसे डिफरेंसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लोजेस्ट प्लैनेट एंड फारमोस्ट प्लैनेट। चलिए जल्दी से उस पिक्चर की तरफ चलते हैं। जो ये देखिए, क्लोजेस्ट प्लैनेट मैंने किसके रेफरेंस में पूछा है? सन के रेफरेंस में। ठीक है, ये रहा आपका सूर्य, आप पिक्चर में देखिए, उसके सबसे करीब कौन सा प्लैनेट आपको नजर आ रहा है? दैट इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी मीन्स बुध ग्रह। तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास होता है। सबसे दूर होता है नेपच्यून, जिसको कि हिंदी में वरुण ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पास है, इसका मतलब आप सोचोगे कि ये सबसे गर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, और जिसको कि हम सबसे एक क्वेश्चन के माध्यम से ही समझें तो ज़्यादा अच्छा है। अभी हम आएंगे इस क्वेश्चन पे। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड गैसियस प्लैनेट। बच्चों टेरेस्ट्रियल आप वर्ड से समझ सकते हो कि टेरेस्ट्रियल मतलब होता है स्थलीय, जिस पर कि पृथ्वी जैसा कुछ हो। जैसे पृथ्वी पर क्या है? जमीन है, स्थलीय आकृतियां हैं, पहाड़ हैं, कहीं पर लैंड है। तो ये सब किससे मिलकर बना है? हमारी जमीन सिलिका से मिलकर बनी हुई है। और तो जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर अगर हम खुदाई करें और हम स्टडी करें कि क्या क्या है, निकिल है, डिफरेंट अयस्क हैं, सिलिका है, तो सारे वो ग्रह जो कि अंतरिम कक्षा में पाए जाते हैं। 4 ग्रह ऐसे हैं जिनको MVEM मर्क्यूरी, वीनस, E फॉर अर्थ एंड देन M फॉर मार्स। इन 4 ग्रहों को इनर प्लैनेट्स भी बोला जाता है और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, क्योंकि इनमें टेरेस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स हैं, स्थलीय आकृतियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब दूसरे हैं गैसियस प्लैनेट। गैसियस प्लैनेट मीन्स जिनमें गैसें हैं, जिनके अंदर कोई जमीन नहीं है, कुछ वो आप कह सकते हो कि गैसों के पिंड हैं, बड़ी बड़ी आकृतियां हैं जो गैसों से मिलकर बनी हुई हैं, और इनमें हल्की गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन। तो अर्थ के बाद जितने भी प्लैनेट्स हैं, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे गैसियस प्लैनेट, जायंट, बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं ये। ठीक है, जो कि सूर्य से बहुत दूर है, तो इनको हम गैसियस प्लैनेट बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो ये रहे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड गैसियस प्लैनेट्स। आई होप ये क्लियर होगा आपको। Why is Pluto known as a dwarf planet? Now it is a very important question, क्योंकि मैंने सुना है
किसी के पास भी इसका एकदम सही आंसर नहीं होता है। बच्चों एक छोटी सी स्टोरी समझिएगा। जब ग्रह नक्षत्रों की स्टडी हुई, जब ब्रह्मांड सौर विज्ञान सौर मंडल की स्टडी करना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे अनेकों ग्रह का आविष्कार खोज हुई। तो आप ये मानिए जैसे कि ये मेरे पास कुछ बॉल्स हैं, कुछ डिस्कवरीज होते जा रही हैं, और ये आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट सेम आकार की बॉल्स हैं, ठीक है। और साथ में एक बहुत छोटी बॉल आ गई मेरे पास, ठीक। अगर मैं आपको कहूँ कि एक ये ग्रह है और एक ये ग्रह, आप कहोगे हाँ ठीक है, साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है बट फिर भी चलेगा। अगर मैं आपको बोलूं एक तो ये है ग्रह और एक ये है, आपको अंतर नजर आ रहा है? फर्क दोनों के साइज में बहुत डिफरेंस है। जब ग्रहों की खोज हुई थी तब शुरुआत में सिर्फ जो अंतिम ग्रह जो डिस्कवर हुआ, जिसको एक ग्रह की तरह कंसिडर किया गया, दैट वाज प्लूटो, ठीक है। उस वक्त तक उसके बाद कोई खोज ही नहीं हुई थी, इसीलिए उसको 9 प्लैनेट्स में कंसिडर किया गया और ये माना जाता था कि प्लूटो भी एक ग्रह है। लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट IAU ने जो पैमाने निर्धारित किए हैं कि एक ग्रह की तरह आपको कंसिडर करे जाने के लिए कुछ निश्चित पैमाने हैं, उनमें एक पैमाना बहुत ये होता है कि उसमें इतना, वो एक बॉडी जो कि ग्रह की तरह तब कंसिडर की जाएगी जब उसका मास इतना ज्यादा होना चाहिए, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होना चाहिए कि वो क्यूपियर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि धूल के कण और उनकी तरह चक्कर लगाते रहते हैं, उनकी तरह नहीं होना चाहिए। तो जब प्लूटो की तरह छोटे छोटे बहुत सारे, जिनका कि खुद का एक फिक्स्ड शेप भी नहीं है, आड़े तिरछे आकारों के हैं और वो चक्कर लगाते रहते हैं क्यूपियर बेल्ट ऑब्जेक्ट में, जब ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट्स की डिस्कवरी हो गई तो ये देखा गया कि प्लूटो उनकी तरह ही है। प्लूटो का आकार और ग्रहों की तुलना में तो बहुत कम था, लेकिन जब उसको क्यूपियर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स से कंपेयर किया गया तो वो बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था इनसे। इसीलिए इसको ग्रहों की श्रेणी से हटाकर एक ड्वार्फ प्लैनेट, क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया, क्योंकि इसका आकार मानकों, जो ग्रह का एक मानक आधार लिया गया है एक आकार का, उसके बाहर आता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा आगे। हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लैनेट, आप कहोगे कि हॉटेस्ट प्लैनेट वही होगा जो कि सूर्य के सबसे पास है और कोल्डेस्ट जो कि सूर्य से सबसे दूर है। देखिए सबसे दूर में तो आप बिल्कुल सही हैं, नेपच्यून इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट, क्योंकि ये सूर्य से सबसे दूर होने की वजह से सूर्य की गर्मी इस तक नहीं पहुंचती है अच्छे से, और ये बहुत ठंडा और जमा हुआ प्लैनेट है, इसमें जमी हुई मीथेन पाई जाती है, ठीक है। लेकिन हॉटेस्ट प्लैनेट के क्वेश्चन में आप गलती कर दोगे, क्योंकि सबसे पास तो पाया जाता है मर्क्यूरी, बुध, लेकिन ये सबसे गर्म नहीं होता है। सबसे गर्म होता है वीनस, ठीक है, जो कि सेकंड नंबर पर आप पिक्चर में देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वीनस में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, ये पूरा कार्बन डाइऑक्साइड के चैम्बर की तरह है। और हमने पढ़ा है, जब मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जब गैसों की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ जाने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज हो जाता है, वो इतनी गर्मी अंदर ले आती है और बाहर नहीं जा पाती। तो यही ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज होता है वीनस पर, क्योंकि इसमें बहुत कार्बन डाइऑक्साइड के बादल, आप समझ सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड से बने हुए गर्म गर्म बादलों से बना हुआ ग्रह है, तो ये इतना ज़्यादा गर्म है कि ये अपनी गर्मी में बुध ग्रह को मात दे देता है। तो वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट एंड नेपच्यून इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट। बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट में आप समझिए, बिगेस्ट प्लैनेट तो हमारा सब जानते हैं कि बिगेस्ट प्लैनेट है जुपिटर, बृहस्पति ग्रह, जो कि सबसे बड़ा प्लैनेट होता है, और स्मॉलेस्ट प्लैनेट हमारा है इज अ मर्क्यूरी। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, स्मॉलेस्ट प्लैनेट इज मर्क्यूरी। तो ये है कुछ बेसिक चीज़ें जो कि मैं आपको अंतर के माध्यम से समझाना चाह रही थी, ताकि आपको एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। अब ध्यान रखिएगा, इनर मोस्ट प्लैनेट होते हैं MVEM, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून एंड यूरेनस, ये सारे आउटर मोस्ट प्लैनेट हैं, जिनको हम गैसियस प्लैनेट भी कहते हैं। इसके बाद आपको कुछ भी प्रश्न आते हैं आपके दिमाग में ग्रहों से रिलेटेड, तो अपने टीचर्स से पूछिए और सोचिए, क्योंकि आप सोचोगे तो आप ढूंढोगे, बहुत सारे माध्यम है, इंटरनेट, फोन, बहुत कुछ। आप प्रश्न के उत्तर ढूंढेंगे, आपको और भी प्रश्न आएंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।